आज की क्लास में हम बात करेंगे अनुवाद की प्रक्रिया और प्रविधि के बारे में। सबसे पहले इस टर्म को अगर हम समझ लेते हैं कि प्रक्रिया और प्रविधि क्या है, तो बाकी सारी चीजें बिल्कुल आसानी से हमारे समझ में आ जाएंगी। देखिए, अनुवाद की प्रक्रिया से मतलब है, आप इसे साधारण तरीके से इस तरह से समझ सकते हैं कि जब कोई अनुवादक अनुवाद करता है तो वह मूल पाठ को पढ़ता है, पहले पढ़ता है ना, और पढ़ने के बाद फिर सोचता है, विचारता है और अंत में अनुवाद कर देता है। तो अनुवादक द्वारा मूल पाठ को पढ़े जाने से लेकर और अनुवाद कर देने के बीच की जो पूरी क्रिया होती है, उस पूरी क्रिया को हम क्या कहते हैं? अनुवाद की प्रक्रिया। अर्थात कार्य आरंभ से कार्य के समापन तक। ठीक है, अनुवाद कार्य के आरंभ से अनुवाद कार्य के समापन के बीच की जो पूरी क्रिया है, उस क्रिया को या हम अनुवाद की विशेष क्रिया यानी कि प्रक्रिया या प्रविधि कहते हैं। विधि मतलब जिन तरीकों का, तौर तरीकों का, जिन आयामों का सहारा लेकर अनुवादक अनुवाद करता है। आगे बात समझ में? तो अनुवाद की प्रक्रिया से मतलब है अनुवाद कार्य आरंभ होने से लेकर अनुवाद कार्य समाप्त होने के बीच की जो पूरी क्रिया होती है, उसे हम अनुवाद की प्रक्रिया या अनुवाद की प्रविधि कहते हैं। अनुवाद या अनुदित रचनाओं पर प्रायः दो दृष्टियों से विचार किया जाता है। एक पाठपरक दृष्टि से विचार किया जाता है और दूसरी दृष्टि जो होती है वह होती है प्रक्रिया परक दृष्टि, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। पाठपरक दृष्टि में ये देखा जाता है जो स्रोत भाषा में संदेश है, जो बनावट है, जो विषय वस्तु है, अंतर्वस्तु है, ठीक है ना, वह अनुदित रचना में जो भावबोध आया है, जो अंतर्वस्तु है, दोनों में तालमेल है कि नहीं, यानी कि दोनों में निकटता है कि नहीं है। जाहिर सी बात है, अनुवाद की प्रक्रिया में हम यही करते हैं कि स्रोत भाषा में जो उपस्थित संवाद है, जो अंतर्वस्तु है, जो भावबोध है, उसे हम लक्ष्य भाषा में बदल देते हैं। तो पाठपरक दृष्टि में हम ये देखते हैं कि स्रोत भाषा में जो बात है, भाषा, बनावट, बाकी सारी चीजें, अंतर्वस्तु, कथ्य, वह लक्ष्य भाषा में स्थानांतरित हुआ है कि नहीं हुआ है। जबकि जो प्रक्रिया परक दृष्टि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि जो मूल रचना है, मूल रचना के सामने अनुदित रचना को रखते हैं, मूल रचना के समकक्ष अनुदित रचना को रखते हैं और अनुदित रचना को एक स्वतंत्र रचना के रूप में भी हम क्या करते हैं? देखते हैं। अनुदित रचना को हम एक स्वतंत्र रचना के रूप में इसलिए भी देखते हैं कि आपको कल भी मैंने बताया था कि अनुवाद क्या है? एक तरह से पुनः सृजन का काम है। पुनर्सृजन है ना, भाव और अभिव्यक्तियों का। तो उस पुनर्सृजन की प्रक्रिया में अनुवादक के भी अपने विचार हैं, अनुवादक की भी अपनी कल्पना शक्ति है, अनुवादक की अपनी कलात्मकता है। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि अनुदित रचना मूल रचना से कई बार बहुत उच्च कोटि की हो जाती है। हालांकि मूल रचना की ही छाया होती है वह अनुदित रचना, लेकिन अनुदित रचना का जो भावबोध है, जो विचार है, जो प्रस्तुतिकरण है, वो इतना खूबसूरत हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है कि वह अनुदित रचना है। और कई बार अनुदित रचनाएं मूल रचनाओं को टक्कर देती हुई नजर आती हैं या फिर कई बार उनसे भी एक कदम आगे बढ़ जाती हैं। प्रक्रिया परक अध्ययन में यह देखा जाता है कि जो अनुदित रचना है वह मूल रचना से किस तरह से अलग हो गई है, भिन्न हो गई है, उच्च कोटि की हो गई है या सामान्य स्तर की है या उससे थोड़ी कम है। और अगर है उच्च कोटि की है या सामान्य है या थोड़ी कम है, तो उसकी व्याख्या भी की जाती है कि ऐसा क्यों है या इसके कारणों की भी खोज की जाती है। आएगा समझ में? तो प्रक्रिया परक अध्ययन में अनुदित रचना को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में देख करके तुलना की जाती है कि मूल रचना और अनुदित रचना में क्या क्या भिन्नताएं देखने को मिल रही हैं। आगे बात समझ में? इस तरह से आप कहें कि प्रक्रिया परक दृष्टिकोण से अनुदित रचना को भी एक स्वतंत्र इकाई या स्वतंत्र रचना के रूप में हम देखते हैं। ठीक है, अब प्रक्रिया के जो चरण है, अनुवाद की जो प्रक्रिया के जो चरण है, कौन कौन से चरण इसमें अपनाए जाते हैं, इसको लेकर कई तरह के विद्वानों की अपनी अलग अलग राय है। लेकिन मोटे तौर पे लगभग सबने दो तीन महत्वपूर्ण जो बातें हैं उसे सबने एक स्वर में स्वीकार किया है। पहले हम विद्वानों की राय जान लेते हैं। विद्वानों ने जो वर्गीकरण किया है अनुवाद की प्रक्रिया का, उसे हम समझ लेते हैं और फिर पूरी प्रक्रिया के बारे में हम जान लेंगे। ठीक है ना? कल नीडा का उदाहरण मैंने दिया था, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुवाद वैज्ञानिक हुए। नीडा तथा कुछ अन्य विद्वानों ने अनुवाद प्रक्रिया के 3 चरण माने। पहला चरण माना पाठ विश्लेषण, ठीक है। दूसरा चरण माना अंतरण, अंतरण को आप भाषांतरण भी कह सकते हैं।
और तीसरा चरण माना पुनर्गठन। ठीक है, क्या क्या माना? पाठ विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन। पुनर्गठन को आप समायोजन भी कह सकते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। रूस के कुछ विद्वानों ने इसके 4 चरण माने। ठीक है ना। पहला माना पाठ पठन या पाठ ग्रहण करना। ठीक है। दूसरा माना विश्लेषण। ठीक है। तीसरा माना अंतरण और चौथा माना संयोजन। ठीक है। जबकि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, इन्होंने अनुवाद प्रक्रिया के 5 चरण माने, और इन्होंने जो 5 चरण माने उसी की व्याख्या, उसी पे विस्तार से हम लोग बात करेंगे। और इन 5 चरण में ये जो 2 विद्वान हैं, नीडा और रूस के जो विद्वान हैं, उन्होंने जो भी बातें मानी है वो भी सारी इसमें आ जाएंगी। तो भोलानाथ तिवारी का जो वर्गीकरण है वो ज़्यादा वैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें बाकी विद्वानों की भी जो बातें हैं वो भी समायोजित कर ली गई है। ठीक है। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अनुवाद प्रक्रिया के 5 चरण माने। पहला चरण माना पाठ पठन, पाठ को पढ़ना या पाठ को समझना। ठीक है। दूसरा चरण उन्होंने माना पाठ का विश्लेषण, पाठ का विश्लेषण। तीसरा चरण उन्होंने माना भाषांतरण। चौथा माना समायोजन और 5वां माना मूल रचना से उसकी तुलना। आगे बात समझ में? ठीक है। अब देखिए क्या है, एक एक करके इस पे हम बातचीत करते हैं। अनुवाद प्रक्रिया का जो पहला चरण माना भोलानाथ तिवारी ने, वह माना पाठ का पठन। पाठ का पठन से मतलब है पाठ को समझना। जो मूल रचना है जिसका अनुवाद किया जाना है, अनुवादक का यह दायित्व है या अनुवादक की यह गंभीर जिम्मेदारी है कि मूल रचना को वह बहुत गहराई से, सूक्ष्मता से और बहुत ध्यान से क्या करे? पढ़े। उस पाठ को पढ़े और उस पाठ को क्या करे? समझ जाए। जब तक उस पाठ को पढ़ेगा नहीं, उस पाठ को समझेगा नहीं, वह ठीक ढंग से उसका भाषांतरण नहीं कर पाएगा, अनुवाद नहीं कर पाएगा। अब पाठ के पठन में 2 बातों की तरफ अनुवादक का ध्यान होता है। एक, भाषा की संरचना, किस तरह के शब्द प्रयोग आए हैं, किस तरह का वाक्य प्रयोग है, क्या लोकोक्ति और मुहावरे हैं। ठीक है। तो भाषिक संरचना की दृष्टि से वह पाठ को समझने की कोशिश करता है, और दूसरा विषय वस्तु की दृष्टि से भी वह पाठ को समझने की कोशिश करता है कि जिस मूल पाठ का मुझे अनुवाद करना है, उस मूल पाठ का विषय क्या है। ठीक है ना। उसका भावबोध क्या है, उसकी अंतर्वस्तु क्या है, उसके विचार क्या है, विचारों की गहनता क्या है, विचारों की तीव्रता क्या है, क्या वह भावानुवाद होगा, क्या वह शब्दानुवाद होगा। तो 2 स्तरों पर वह पाठ को समझने की कोशिश करता है, भाषा की संरचना के आधार पर की दृष्टि से, और दूसरा विषय वस्तु की दृष्टि से वह पाठ को समझने की कोशिश करता है। तो भोलानाथ तिवारी ने पहला चरण बताया पाठ का पठन या पाठ को समझना, जिसमें अनुवादक से अपेक्षा की जाती है कि वह आराम से बार बार पढ़कर पाठ को ठीक ढंग से समझ ले। आगे बात समझ में? दूसरा चरण उन्होंने बताया पाठ का विश्लेषण। ठीक है। अनुवाद के विश्लेषण में जो दूसरा चरण आता है, उसमें अनुवादक चूंकि पहले पाठ को क्या कर चुका है? पढ़ चुका है, पढ़ करके समझ चुका है। तो इस प्रक्रिया में, पाठ विश्लेषण की प्रक्रिया में, ठीक है, अनुवादक यह समझता है कि अनुवाद की प्रकृति क्या है। ठीक है ना। किस तरह का अनुवाद यहाँ पे किया जाना है। ठीक है। कहाँ शब्दानुवाद होगा, कहाँ भावानुवाद होगा। ठीक है ना। कहाँ एक वाक्य में अनुवाद होगा, कहाँ एक वाक्य के लिए विस्तार से व्याख्या की जरूरत है, कई सारे वाक्यांशों का प्रयोग करना होगा, कहाँ मुहावरा है, कहाँ लोकोक्ति है। अगर मुहावरा है तो स्रोत भाषा में जो उपस्थित मुहावरा है, लक्ष्य भाषा में उसके समतुल्य मुहावरे को कैसे खोजा जाए, और अगर उसके समतुल्य मुहावरा लक्ष्य भाषा में चमत्कृत करने वाला नहीं है तो उसके अर्थ को कैसे लक्ष्य भाषा में क्या किया जाए? स्थानांतरित किया जाए। मुहावरे और लोकोक्तियों का अनुवाद सिर्फ शब्दानुवाद होकर के ना रह जाए। इन तमाम तरह के विश्लेषण की प्रक्रियाओं से वह क्या करता है? गुजरता है, यानी कि चिंतन और मनन की प्रक्रिया। आप अनुवाद की प्रक्रिया के आधार पर भी यह कह सकते हैं कि अनुवाद कंप्लीटली एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ठीक है। और बाद में यही वैज्ञानिक प्रक्रिया जब धरातल पर परिणाम के रूप में पहुंचती है तो उसे हम एक कला के रूप में भी देख सकते हैं। तो जो विश्लेषण की प्रक्रिया है, ठीक है ना, उस विश्लेषण की प्रक्रिया में अनुवादक अनुवाद की प्रकृति के आधार पर विश्लेषित करता है, चिंतन करता है, मनन करता है और एक नतीजे पे पहुंचता है कि कहाँ शब्दानुवाद करना है, कहाँ भावानुवाद करना है, कहाँ वाक्यांशों की आवश्यकता है, कहाँ लोकोक्ति है, कहाँ मुहावरे, और इससे संबंधित सामग्री वह जुटाता है। जैसे कि मान लीजिए उसे लक्ष्य भाषा
जिस भाषा में अनुवाद करना है उसकी डिक्शनरी चाहिए, शब्दकोश चाहिए, या बृहद ग्रंथकोश चाहिए, या कोई संदर्भ ग्रंथ चाहिए। मान लीजिए चंबा की कोई कहानी है, चंबा की रानी की कोई कहानी है, चंबियाली भाषा में, उसका अनुवाद अंग्रेजी में होना है, ठीक है ना। तो रेफरेंस तो चाहिए ना उसको, रानी सुनैना कौन थी, राजा कौन थे यहाँ पे, ठीक है ना। जो त्याग और बलिदान की कहानी है ना, रानी सुनैना की त्याग और बलिदान की कहानी, तो उस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए वो कई और भी सारे ग्रंथों को क्या करेगा, खंगालेगा, ताकि उस पूरी कहानी को क्या कर सके, ठीक से समझ सके। तो विश्लेषण की प्रक्रिया में तमाम वो सारी चीजें विश्लेषित होती हैं जिससे पर्दा बिल्कुल साफ हो जाए, आंखों के सामने दृश्य बिल्कुल अनुवादक के स्पष्ट हो जाए, ताकि इसके बाद की जो तीसरी प्रक्रिया है, तीसरा चरण है, वह है भाषांतरण। यानी कि अब इस प्रक्रिया में पाठ को पढ़कर समझने के बाद उसका विश्लेषण कर लेने के बाद, और अब जाकर वह क्या करता है, तीसरी प्रक्रिया में उसका अनुवाद करता है, यानी कि भाषांतरण वहां कर दिया जाता है। स्रोत भाषा में कही गई जो बात है उसे खूबसूरती के साथ, मजबूती के साथ लक्ष्य भाषा में लाने की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को अनुवाद का हम तीसरा चरण कहते हैं, और यह होता है भाषांतरण। इसे कुछ विद्वानों ने अंतरण भी कहा है। जैसे क्या है कि स्रोत भाषा के समकक्ष, जो स्रोत भाषा में प्रस्तुत जो अभिव्यक्ति है उसके समकक्ष लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्तियां क्या की जाती हैं, खोजी जाती हैं। यानी कि आप कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो अनुवाद की परिभाषा है कि एक भाषा में कही गई बात, अभिव्यक्ति गई बात और उसकी अंतर्वस्तु में परिवर्तन लाए बगैर उसे दूसरी भाषा में क्या कर देना, बदल देना, ये जो पूरी प्रक्रिया होती है वह तीसरे चरण में उसको हम लेकर के आते हैं, ठीक है ना। इस तीसरे चरण में अनुवादक इस बात पे भी ध्यान देता है कि अनुदित सामग्री में जो भावबोध आया है और जो विचार आया है वह तर्कसंगत हो, उटपटांग न हो। तो इस हिसाब से वह क्या करता है, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा की जो अंतर्वस्तु है, जो कथ्य है, जो भावबोध है, उनको बार बार एक दूसरे के सामने लाने की क्या करता है, कोशिश करता रहता है। तो ये अनुवाद का क्या है, तीसरा चरण है, ठीक है। अनुवाद का जो चौथा चरण है, जिसे भोलानाथ तिवारी ने कहा समायोजन। समायोजन का मतलब होता है समेकित कर लेना, ठीक है ना, मिला लेना, व्यवस्थित कर देना। समायोजन का अर्थ एक तरह से आप व्यवस्थित करने से जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है कि जब एक बार वह अनुवाद करता है स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में, तो लक्ष्य भाषा में छोटी छोटी अभिव्यक्तियां, छोटे छोटे संवाद, छोटे छोटे डायलॉग लक्ष्य भाषा के हिसाब से आते हैं। तो अनुवादक को यह लगता है कि छोटी छोटी अभिव्यक्तियों को, है ना, एक साथ मिलाकर हम तीन बातों को मिलाकर अच्छे वाक्य में हम एक वाक्य में भी उस बात को क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। उसको ऐसा लग सकता है, या उसको यह लग सकता है कि एक वाक्य में चूंकि गहराई है, जटिलता है, तो उसको सही ढंग से समझाने के लिए उस वाक्य को तोड़कर उस अर्थ को समझाने के लिए अगर जरूरत है 4 वाक्य बनाने की, 5 वाक्यांश बनाने की, तो वह 5 वाक्यांश भी क्या कर लेता है, बना लेता है। कहने का मतलब यह है कि समायोजित कर लेता है। वह जो भावबोध है, वह जो विचार है, वह जो डायलॉग है, जब लक्ष्य भाषा में आया है और उसे देख पढ़ते हुए लग रहा है कि कुछ मजा नहीं आ रहा है, कुछ चमत्कार पैदा नहीं हो रहा है, या जो अर्थ का जो संप्रेषण है वो कहीं कहीं टूट रहा है, तो क्या करता है, 4-5 वाक्यों को, वाक्यांशों को मिला करके भी वह 1 और 2 वाक्य बना सकता है। और अगर उसे लगता है कि इस 1 और 2 वाक्य को विस्तृत करने की जरूरत है, तो उस 1 और 2 वाक्य को आसानी से समझाने के लिए वह 4 और 5 वाक्य भी बना सकता है। यानी कि समायोजन करने से मतलब है कि जब कोई चीज आप बनाते, जैसे कि कुर्सी आप बना रहे हैं, तो कहीं कुछ कोई लकड़ी कटी रह गई, कुछ अधूरा काम रह गया, तो कैसे करते हैं आप, उसको सुंदर बनाते हैं ना, व्यवस्थित करते हैं। समायोजन की पूरी प्रक्रिया में, यानी कि भाषांतरण के बाद अनुवादक क्या करता है, उसको व्यवस्थित बनाता है कि लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुसार, ठीक है ना, स्रोत भाषा में कही गई जो बात है उसको समायोजित कर ली जाए, उसको व्यवस्थित बना लिया जाए। ये जो चौथा चरण होता है उसे हम समायोजन कहते हैं, ठीक है ना। इसमें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, समायोजन करते समय मुहावरों और लोकोक्तियों का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है। जैसे स्रोत भाषा में कोई लोकोक्ति है, मान लीजिए हिंदी में एक लोकोक्ति है ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुपे के, या क्या क्या का बरखा जब कृषि सुखाने, ठीक है ना। तो अब इसके समतुल्य मान लीजिए स्पेनिश भाषा में अनुवाद हो रहा है, तो इसके समतुल्य एग्जैक्ट अर्थ देने वाला, बिल्कुल ऐसा अर्थ देने वाला कि हाँ, कि समय बीत जाने पर पछताने से काम चलने वाला नहीं है। तो ऐसा अगर मुहावरा या ऐसी इस भावबोध को प्रस्तुत करने वाली कोई लोकोक्ति वहां है
तब तो बात ठीक है। अगर नहीं है तो इस भावबोध को कैसे वाक्यों में लेकर के आना है, यह भी प्रक्रिया क्या होती है, समायोजन की प्रक्रिया होती है कि वही भाव आए और वाक्य भी अच्छे से क्या हो सके, बन सके। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है ना, आई बात समझ में। तो अगर मान लीजिए इसके समतुल्य कोई स्पेनिश में नहीं मिली लोकोक्ति, तो 4 वाक्य 5 वाक्य में समझाना होगा ना इस बात को। 3 वाक्य भी लग सकते हैं कि नहीं लग सकते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समायोजन की प्रक्रिया कहते हैं। और अंतिम चरण जो होता है वह अंतिम चरण होता है तुलना, ठीक है। तुलना में क्या करता है अनुवादक कि अनुदित रचना जो है, जो अनुवाद हो चुका है, उस रचना को मूल पाठ के सामने रखकर दोनों की क्या करता है, तुलना करता है। और यह देखने की कोशिश करता है अंत में जाकर के कि जो अनुदित रचना है वह मूल पाठ से कितनी मिलती जुलती है और कितनी भिन्नता है, ठीक है। और अगर उसे लगता है कि भाषा के स्तर पर या कोई भावबोध प्रकट करने के स्तर पर मूल के सामने रखकर, जब मूल के समकक्ष जब वो अनुदित रचना को रखता है और उसे लगता है कि कोई त्रुटि रह गई या इस बात को और इस तरीके से ज़्यादा अच्छे से कहा जा सकता है, यहाँ इस शब्द का प्रयोग करने से ज़्यादा अच्छे से बात बन सकती है, तो तुलना के दौरान भी अंत में भी वह अपनी त्रुटियों को क्या करता है, सुधार कर लेता है। और इस तरह से अनुवाद की पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। आई बात समझ में। तो क्या हो गया मूलतः अनुवाद की प्रक्रिया, 5 प्रक्रिया या 5 चरण हो गए। पहला मूल पाठ को पढ़ना या पाठ को समझना, दूसरा पाठ का विश्लेषण, तीसरा भाषांतरण, चौथा समायोजन और 5वां तुलना करना। और इन 5 क्रियाओं को विशेष रूप से जब हम वैज्ञानिक पद्धति से देखते हैं तो यह अनुवाद की प्रक्रिया या अनुवाद की प्रविधि बन जाती है। ठीक है बच्चे, कर लेंगे अब आप इसको।